नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीणा सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा, ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए है उपहार। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के विवादित बयान पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस के नेताओं की मति मारी गई। मोदी जी को जितना गाली दोगे कमल उतना ही खिलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने खड़गे के बयान पर चुनाव आयोग में की शिकायत। विवादित टिप्पणी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। 352 भारतीयों को लेकर C-17 विमान नई दिल्ली पहुंचा। 362 भारतीय निवासियों का एक और जत्था जिद्दा से बेंगलुरु के लिए हुआ रवाना। सूडान से 326 भारतीय निवासियों का 10वां जत्था INS तरकश से जिद्दा पहुंचा। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO देशों से आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने और ऐसी गतिविधियों में सहायता या धन देने वालों पर जवाबदेही तय करने का किया आह्वान। रक्षा मंत्री ने कहा, किसी भी प्रकार के आतंकवादी कृत्य या किसी भी रूप में इसका समर्थन मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध। अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली बरी। मुंबई की विशेष CBI अदालत ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सूरज पंचोली को किया बरी। 2013 में अपने कमरे में मृत पाई गई थी जिया खान। और IPL में आज होने वाले मुकाबले में पंजाब की लखनऊ से होगी भिड़ंत। पंजाब की लखनऊ के खिलाफ दबदबा कायम रखने की होगी कोशिश, वहीं लखनऊ करना चाहेगी वापसी। और अब सभी खबरें विस्तार से। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 100 वाट के 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 100 वाट के नए 91 FM ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। जिन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है, उनमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में FM के कवरेज को बढ़ाना है। सरकार देश में FM कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी की FM सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इसका लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है।
जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार से सबसे ज्यादा लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र को मिलेगा। इसका काफी लाभ हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को होगा, युवा मित्रों को होगा। इसके लिए उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिन बाद मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का यह अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा हूं। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 91वें एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन कई मायनों में बेहद खास है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचा 4100 मीटर की ऊंचाई पर लगा ट्रांसमीटर एक रिकॉर्ड है। इसका कई किलोमीटर तक लाभ मिलने वाला है। हमारे न्योमा में वर्ल्ड का हाईएस्ट 4100 मीटर की हाइट पर ट्रांसमीटर लगा है। आप कल्पना कीजिए, लगभग 14,000 फुट की हाइट पर जब ट्रांसमिशन होगी, साथ लगते कई किलोमीटर तक इसका लाभ मिलने वाला है। और हमारे लोगों को एफएम की सुविधा भी मिलेगी, प्रोग्राम भी सुनने को मिलेगा, न्यूज़ भी मिलेगी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। बीकानेर के खाजूवाला में भी आज एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को यह बड़ी सौगात दी है, जिससे न केवल आमजन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि उनका मनोरंजन भी होगा। इस मौके पर खाजूवाला के पूर्व विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने भी सरकार के इस कदम की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन हुआ है क्षेत्र में, सूचना के तंत्र में। कोई इन्फॉर्मेशन उनको लेनी है, किसी सरकारी योजना की जानकारी लेनी है, सुनना है, समझना है, और कोई सपोज करो कोई यहाँ बीएसएफ की यूनिट है, कोई आदमी बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई केरला का भी है, वहाँ के प्रोग्राम भी वो यहाँ आसानी से सुन सकता है। 15 किलोमीटर दूर कोई नागरिक है तो डाउनलोड करके सारे प्रोग्राम सुन सकता है। मैं समझता हूँ कि ये इस क्षेत्र की जनता के लिए, हम सब लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जनता के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ के लिए होगा। और ऐसी सुविधा हमें मिलेगी, जो जितनी भी मल्टी तरीके की जानकारियाँ हैं वो सब जनता को उपलब्ध कराई जाएगी इसके माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और खाजूवाला आकाशवाणी के प्रभारी अधिकारी नरेश प्रभाकर ने कहा है कि इस प्रकार से छोटी छोटी जगहों पर एफएम शुरू होने से लोकल व्यापारी और महिलाओं सहित जन जन को
फायदा होता है। पूरे क्षेत्र सीमांत क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी सौगात दी है। कृषि प्रधान जो हमारा देश है उसमें सूचनाएं प्रदान करने में, लोकल व्यापारियों को विज्ञापन देने में और बच्चों को शिक्षा के लिहाज से, महिलाओं को मनोरंजन के लिहाज से काफ़ी लाभ होने की संभावना है। और ये मनोरंजन के साधन धीरे धीरे जिस हिसाब से हमारी सरकार जन जन तक पहुंचा रही है उसके लिए काफ़ी देश को उन्नति मिलेगी। और खाजूवाला में रहने वाले लोग भी इस सेवा से काफी खुश हैं। ये स्थानीय जो निवासी है उनके लिए ये एफएम चैनल बहुत ही लाभान्वित साबित होगा। उसका कारण ये है कि एक तो ये सीमांत क्षेत्र है, यहाँ पर खेतीबाड़ी का काम, और जो श्रमिक है उनके लिए भी खेतीबाड़ी, खासतौर से जो आकाशवाणी के जो है प्रोग्राम हैं वो किसानों से संबंधित होते हैं, और मनोरंजन के लिए भी यहाँ के युवाओं के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए बहुत ही ये एफएम चैनल जो है एक कारगर साबित होगा। 29 जनवरी के मन की बात के प्रसारण में प्रधानमंत्री ने आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे डिवाइसेस के बारे में कहा था कि ये तो आम हो चुके हैं, सोचा जाए तो इनकी संख्या बिलियंस में होती है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल डिवाइस कल के ई वेस्ट होते हैं, तो इन्हें सही से डिकम्पोज करना भी जरूरी है ताकि वो आने वाले समय में पर्यावरण के लिए जो कचरा या खतरा ना बने। साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो ये रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। हिंसाग्रस्त सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकालने और उनकी स्वदेश वापसी का अभियान जारी है। संघर्षग्रस्त सूडान से निकाले जाने के बाद 392 भारतीय नागरिक जेद्दाह से भारतीय वायुसेना के विमान से अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे भारतीयों ने संकटग्रस्त सूडान से उन्हें निकालकर लाने और स्वदेश पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों की तारीफ की और पीएम मोदी का धन्यवाद अर्पित किया। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को ऐसा ही मिलना चाहिए, जिन्हीं सुविधा हम लोगों को हर सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पहुँचाया है। उनका आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का। आने वाले 2024 में इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। अगर कोई और सरकार होती तो मरी हुई लाश मिलती, कटी हुई वहाँ पर कोई नहीं मतलब। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा उनका शुक्रगुजार। धन्यवाद मोदी जी का जो हम लोग को रेस्क्यू करके लाए। हम लोग का ये दूसरा जन्म है एक तरह से। मोदी जी ने हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करा और शुक्रिया अदा करेंगे मोदी सरकार का और इंडियन एम्बेसी का और ख़ास करके इंडियन आर्मी का, जिन लोग हम लोग को यहाँ सही सलामत लेके आए। मोदी को हम थैंक्स कहना चाहती हूँ कि हमें मुश्किल वक्त में साथ दिए, हमारा कॉल को सुने, अपने सिटीजन को वक्त पे मदद किए और सही वक्त पे हमें हेल्प की ज़रूरत जब पड़ी तो वो बराबर उस टाइम में हमें मदद किए। सारा कुछ वेल मैनेज्ड है, बहुत अच्छी तरीके से किया है। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें वहाँ से यहाँ सेफली लेकर आ गए। मोदी जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था, खाना रहने का सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया था। हम उससे बहुत खुश हैं। हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे से उन्होंने देखा है, सबने केयर की है, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार जो उन्होंने हम लोग को परेशानी से निकाला, जो इतनी वहाँ परेशानियाँ थी। तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। वंदे मातरम। और इससे पहले सूडान से निकाले गए 362 भारतीय
उनका एक और जत्था केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की उपस्थिति में जेद्दाह से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ। अपने ट्वीट पर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सूडान से लाए गए 362 भारतीयों को जेद्दाह से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट से विदा करते हुए खुशी हुई। इनमें से अच्छी संख्या में हक्की पिक्की जनजाति के लोग भी हैं। और सूडान से 326 भारतीयों का 10वां जत्था INS तरकश से आज जेद्दाह पहुंचा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जेद्दाह में उनकी अगवानी की। वी मुरलीधरन ने 10वें जत्थे के जेद्दाह पहुंचने से संबंधित तस्वीरें भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सूडान से 326 भारतीय निवासियों का 10वां जत्था INS तरकश से आज जेद्दाह पहुंचा। उन्हें पाकर खुशी हुई। उन्हें जल्दी ही भारत वापस भेज दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने और ऐसी गतिविधियों में सहायता या धन देने वालों पर जवाबदेही तय करने का आह्वान किया है। शुक्रवार 28 अप्रैल को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार के आतंकवादी कृत्य या किसी भी रूप में इसका समर्थन मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है और शांति और समृद्धि इस खतरे के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई राष्ट्र आतंकवादियों को आश्रय देता है तो ये न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी खतरा पैदा करता है। SCO देशों की बैठक के इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। आजादी से पहले 388 किलोमीटर, साल 2000 तक तकरीबन 2400 किलोमीटर और 2022 तक 16,000 किलोमीटर विद्युत लाइन का काम पूरा किया गया। लेकिन 2014 के बाद से मोदी सरकार में रेल मार्गों के विद्युतीकरण के लिए मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत हुई और सभी 17 जोन को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साल 2024 का टारगेट दिया गया। मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण सिर्फ 8 से 9 साल के भीतर यानी 31 मार्च 2023 तक कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क में 90% विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। इसके बाद सेंट्रल रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया। यूपी के सभी ब्रॉड गेज लाइन बिजली से जगमगा रहे हैं। विद्युतीकरण की रफ्तार उत्तराखंड भी पहुंची और वहां भी 100% लक्ष्य को हासिल किया गया। 2822 किलोमीटर रेल मार्ग वाले ओडिशा में भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया। हरियाणा में भी लक्ष्य पूरा हो चुका है और ऐसे राज्यों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल नेटवर्क के सभी ब्रॉड गेज लाइन का पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो जाएगा और फिर शुरुआत होगी हाइड्रोजन बेस्ड इंजन वाली ट्रेनों की। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि 2024 से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। यहां लगातार पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह चुनावी अखाड़े में मौजूद हैं। आज उन्होंने नवलगुंड में चुनावी रैली की और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से वोट की अपील की। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव कर्नाटक में हर वर्ग के लोगों का भविष्य तय करेगा। अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया जिस पीएम मोदी का इतना सम्मान करती है, उनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जनता जवाब जरूर देगी। पूरी दुनिया जिस प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, हमारे नेता मोदी जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों,
आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। और कर्नाटक चुनाव में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मधुगिरी में प्रचार की कमान संभाली। यहां उन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध का मसला उठाया और कहा कि देशद्रोही संगठनों को कांग्रेस ने अपने शासनकाल में खूब शह दिया। नड्डा ने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक दृष्टि से गलत है। आजकल कांग्रेस के लोगों को लिंगायतों की बड़ी चिंता हो गई है, बहुत चिंता हो गई है। आप बताइए, निजलिंगप्पा क्या थे, लिंगायत थे कि नहीं थे? उनको बेइज्जती करके निकालने का काम किसने किया था? आप बताइए, ये पाटिल साहब जो मुख्यमंत्री थे, उनको बेइज्जत करके निकालने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकारों ने किया था। आज बहुत बड़े आप हितैषी लिंगायत के बनते हैं। और अब शब्दों के इस्तेमाल से कर्नाटक का चुनाव रोज नए मोड़ ले रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर आक्रामक है और माफी की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्नाल के सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद से हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा है कि खरगे अपना जवाब खुद देंगे क्योंकि वो कर्नाटक में ही मौजूद है। Mallikarjun Kharge is here, front of you. He is in Karnataka. He is available for you. He will comment. He is wise enough, capable enough. But Srimati Sonia Gandhi is not here. I am the president, representing a political party. It is my bound duty. The nation stand by her. The women would stand by her. Our culture and tradition stand by her. कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि कर्नाटक में बीजेपी को 40 सीटों पर जीत हासिल होगी, जबकि कांग्रेस को 150 सीटों पर। राहुल गांधी ने कलबुर्गी में एक रैली में कहा कि बीजेपी ने 3 साल की सरकार में कोई काम नहीं किया है। बीजेपी को 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है, 40 नंबर से इनको प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए कर्नाटक की जनता इनको 40 सीटें देगी और कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीट मिलेगी। 3 साल इन्होंने चोरी की, 40% कमीशन दिया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी के शिष्टमंडल ने चुनाव आयोग पहुंचकर इसकी शिकायत की। भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत करने बीजेपी का शिष्टमंडल पहुंचा। उन्होंने खरगे के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेकर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं, वो जानबूझकर किए। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि लेह में Y20 प्री समिट मीटिंग काफी सफल रहा। उन्होंने इस दौरान आलोचकों को जवाब भी दिया और कहा कि प्री समिट से पहले भय फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नाकाम रहे। जो चर्चा हुई है वो बहुत सफल हुई। सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर जब मैं कहता हूं कि बहुत सफल Y20 की प्री समिट रही,
तो कुछ लोगों को दर्द तो हुआ होगा। जिन्होंने ले में Y20 की समिट से पहले भय फैलाने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, यहां तक की स्टेटमेंट्स तक दे दी कि यहां पे नहीं होना चाहिए। ले में हुआ भी और बहुत सफल Y20 की प्री समिट हुई है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। सभी सब्जेक्ट पर जो हमने टॉपिक चुने हैं, एक मत से यूनानिमसली चर्चा में भाग लेकर उसके आगे भी हम बढ़े हैं और इस सही दिशा में हमारी Y20 की समिट जा रही है। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पैनल है, उसमें हम आत्मनिर्भरता की